Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Barbie with Down syndrome. तो हम जानेंगे Barbie with Down syndrome के बारे में. Mattel, the toy company behind the iconic Barbie doll, has introduced its first Barbie representing a person with Down syndrome. जो मैटल जो कि टॉय कंपनी है जो आइकॉनिक बारबी डॉल बनाती है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पहला बारबी को जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन को डाउन सिंड्रोम जिनको है. द कंपनी कोलैबोरेट विद नेशनल डाउन सिंड्रोम सोसाइटी टू इंश्योर दैट द डॉल एक्यूरेटली रिप्रेजेंट अ पर्सन विद डाउन सिंड्रोम. और कंपनी ने कोलैबोरेट किया है नेशनल डाउन सिंड्रोम सोसाइटी के साथ ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो डॉल हो वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करे पर्सन विद डाउन सिंड्रोम के जैसा. The company aims to increase diversity and inclusivity. Previous doll lines include a Ken doll with a prosthetic leg, a Barbie with hearing aid, and a doll with a skin condition called vitiligo. और जो कंपनी है उसका मकसद है कि वो इंक्रीज करे डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को. इसके पहले जो डॉल था उसमें जैसे कि आपका कैन डॉल था जिसमें प्रोस्थेटिक लेग था, बारबी जिसमें हियरिंग एड प्रोवाइड किया गया था, डॉल जिसका स्किन कंडीशन जिसको कि हम विटिलिगो कहते हैं, इस टाइप के डॉल पहले भी इस कंपनी ने बनाया है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थिरुनेली टेम्पल. तो हम जानेंगे थिरुनेली टेम्पल के बारे में. इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज हैज अर्ज्ड द गवर्नमेंट to conserve historical significant structure including the 600-year-old Vikamudom at the Sri Mahavishnu Temple in Tirunelveli during its renovation. जो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चर हेरिटेज है इंटेक, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट से कि वो कंजर्व करे हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर को जो कि इंक्लूड करता है 600-year-old विलाकुमाडोम एट श्री महाविष्णु टेम्पल इन तिरुनेली पे उसके रिनोवेशन के दौरान. तिरुनेली टेम्पल जो है इसको हम श्री महाविष्णु टेम्पल के नाम से भी जानते हैं. ये कहाँ पे लोकेटेड है तो वायनाड डिस्ट्रिक्ट में केरला के. आर्किटेक्चरल स्टाइल की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल केरला आर्किटेक्चरल स्टाइल को देखा जा सकता है. कब बिल्ड किया गया था तो बिल्ट इन द 15th सेंचुरी एडी. इसको 15th सेंचुरी एडी के समय पे बिल्ड किया गया था. सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर क्या है तो विलाकुम डोम अ ग्रेनाइट स्ट्रक्चर. जो आपका विलाकुम डोम जो कि ग्रेनाइट स्ट्रक्चर है ये इसका सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है. कंसर्न क्या जो रेज किया गया तो लॉस ऑफ हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ड्यूरिंग रिनोवेशन. जो नुकसान हो रहा है हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर के रिनोवेशन के दौरान ये कंसर्न रेज किया गया है. रिवर जो इसके आसपास है तो पापनासनी रिवर इसके बगल से गुजरती है. इंटेक के बारे में हम जान लें. इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चर हेरिटेज established in 1984 headquartered in New Delhi is a non-profit charitable organization registered under the Society Registration Act 1860. जो इंटेक है आपका इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1984 में. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है. ये आपका नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रजिस्टर किया गया है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के माध्यम से. इट्स विजन इज टू स्पीयरहेड हेरिटेज अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन इन इंडिया. इसका विजन है कि स्पीयरहेड किया जाए हेरिटेज अवेयरनेस को और कंजर्वेशन को भारत में. In 2007, the United Nations awarded Intech a special consultative status with United Nations Economic and Social Council. और 2007 में यूनाइटेड नेशन ने अवार्ड किया था इंटेक को एक स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के साथ. अब केरला आर्किटेक्चरल स्टाइल के बारे में भी हम जान ले. केरला आर्किटेक्चरल यूज वुड, ब्रिक एंड लैटरल स्टोन. तो केरला आर्किटेक्चरल स्टाइल है, इसमें उपयोग किया जाता है वुड का, ब्रिक का और लैटरल स्टोन का. इट हैज स्लोपिंग रूफ्स, इंट्रिकेट कार्विंग एंड एन ओपन कोर्टयार्ड. Teak wood and rosewood are commonly used and rainwater harvesting is important. और जो आपका केरला आर्किटेक्चर स्टाइल है उसमें स्लोपिंग रूफ्स होता है, इंट्रिकेट कार्विंग होता है, ओपन कोर्टयार्ड, टीक वुड या रोजवुड जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है. इट यूज इन टेम्पल पैलेसेस एंड हाउसेस इन केरला. इसका उपयोग होता है टेम्पल प्लेसेस और जो हाउसेस है केरला पे वहां पे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जीरो शेडो डे. तो हम जानेंगे जीरो शेडो डे के बारे में. रिसेंटली बेंगलुरु एक्सपीरियंस अ जीरो शेडो डे व्हेन वर्टिकल ऑब्जेक्ट अपीयर टू कास्ट नो शेडो. अभी हाल ही में बेंगलुरु पे एक्सपीरियंस किया गया था जीरो शेडो डे को. जब वर्टिकल ऑब्जेक्ट जो है अपीयर होता है, कोई भी शेडो नहीं क्रिएट करता है, उसी को कहते हैं जीरो शेडो डे. इज अ फिनोमिनन व्हेन द सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एंड वर्टिकल ऑब्जेक्ट अपीयर टू कास्ट नो शेडो. इट अपीयर ट्वाइस अ ईयर फॉर एवरी पॉइंट ऑन अर्थ बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. जो जीरो शेडो डे होता है ये एक फिनोमिनन है जब सन जो होता है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है और वर्टिकल ऑब्जेक्ट जो है वो अपीयर होता है कि वो कोई भी शेडो नहीं कास्ट कर रहा है. ये साल में 2 बार होता है, हर एक पॉइंट में जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास होता है. रीजन इसके पीछे का क्या है तो अर्थ रोटेशन एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ रफली 23.5 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन. जो अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस में जो कि टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे एक्सिस पे रिवोल्यूशन अराउंड द सन के. इस कारण
ऑकरेंस की अगर हम बात करें, वन डे ड्यूरिंग उत्तरायण सन मूव नॉर्थवर्ड फ्रॉम विंटर सोलिस्टिस टू समर सोलिस्टाइल एंड वन डे ड्यूरिंग दक्षिणायन सन मूव टू साउथवर्ड फ्रॉम समर सोलिस्टाइल टू विंटर सोलिस्टाइल। तो कब होता है ये? एक दिन जब उत्तरायण से सन मूव करता है नॉर्थ से विंटर सोलिस्टाइल से समर सोलिस्टाइल की ओर, और एक बार जब दक्षिणायन से यानी जब सन मूव करता है साउथ से समर सोलिस्टाइल से विंटर सोलिस्टाइल की ओर, तब होता है। लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो ये ऑकर करता है लैटिट्यूड पे जो कि इक्वल है एंगल बिटवीन सन के लोकेशन और इक्वेटर ऑन डे के अनुसार। बेंगलुरु के अगर हम एग्जाम्पल कह रहे तो इसको एक्सपीरियंस किया गया था लोकल टाइम पे 13 डिग्री लैटिट्यूड पे। अब जो नेक्स्ट वन होगा वो आपका एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगस्त 18/2023 को होगा। Earth revolve around the sun. It also rotates on its axis. During the year, the sun location moved from 23.5 degrees south to celestial equator to 23.5 degree north to the equator, Uttarayan, and then back again दक्षिणायन। अर्थ जो है रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, और ये रोटेट करता है अपने एक्सिस में भी। अपन साल के समय पे जो सन का लोकेशन है वो मूव करता है 23.5 डिग्री साउथ से सेलेस्टियल इक्वेटर से 73.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ इक्वेटर के उत्तरायण की ओर, और वापस से दक्षिणायन की ओर आता है। All places with latitude equal the angle between the sun location and the equator on that day experience zero shadow day। और सारा प्लेस जिसका लैटिट्यूड जो है वो इक्वल है एंगल बिटवीन सन के लोकेशन और इक्वेटर के अनुसार उस दिन पे, तो एक्सपीरियंस करता है जीरो शैडो डे को। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑटम यूनिकोनॉक्स, विंटर सोलिस्टाइल, समर सोलिस्टाइल, स्प्रिंग इक्विनॉक्स तो कब कब पड़ता है, और ये आपको उत्तरायण दक्षिणायन को यहाँ पे समझाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीएम श्री स्कीम। पीआईबी की नोटिस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम जानेंगे पीएम श्री स्कीम के बारे में। Recently, the government has selected 6,448 schools from 28 states and union territory for upgradation under the Pradhan Mantri School for Rising India (PM Shri) scheme out of more than 2 lakh eligible school that applied। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है 6,448 स्कूल को 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी का अपग्रेडेशन के लिए प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कीम के अंतर्गत मोर देन 2 लाख एलिजिबल स्कूल ने अप्लाई किया था, जिसमें से सिलेक्ट किया गया 6,448 स्कूल को 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री इनिशिएटिव का, इसके बारे में हम जानते हैं कि किस टाइप का स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। कब अनाउंस किया गया था? 2022 पे। इसका ड्यूरेशन क्या है? 2022-23 से 2026-27 का। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एग्जिस्टिंग स्कूल रन बाय सेंटर, स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड लोकल बॉडी इंक्लूडिंग केंद्र विद्यालय, जेएनवी, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल एंड दोज रन बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो कौन कौन एलिजिबल है? जो एग्जिस्टिंग स्कूल है जिसको रन किया जा रहा है सेंटर, स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा, या लोकल बॉडी पे जिसमें कि केंद्र विद्यालय, जेएनवी, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, और या फिर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा रन किया जा रहा है स्कूल, वो सारे ही एलिजिबल है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू शोकास्ट द कंपोनेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड सर्व एज ए मॉडल स्कूल। ये शोकास्ट करेगा जो कंपोनेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, और सर्व करेगा एक मॉडल स्कूल के तौर पे। की फीचर्स ऑफ रिडेवलप्ड स्कूल। क्या की फीचर्स होगा रिडेवलप्ड स्कूल का? मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग लैब एंड स्मार्ट क्लासरूम, एक्सपीरियंस होलिस्टिक इंटीग्रेटेड प्ले, टॉय बेस्ड, इंक्वायरी ड्राइवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड पेडागोजी। यहाँ पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसमें कि लैब, स्मार्ट क्लासरूम भी इंक्लूडेड है, एक्सपीरियंशियल होलिस्टिक इंटीग्रेटेड प्ले, टॉय बेस्ड, इंक्वायरी ड्राइवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड पेडागोजी रहेगा। कॉस्ट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो 60:40 बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी, 90:10 इन सर्टेन केसेस। 60-40 का शेयरिंग होगा यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बीच में, और 90 और 10 का होगा कुछ केसेस में। नंबर ऑफ स्कूल टू बी रिडेवलप्ड, तो कितना नंबर ऑफ स्कूल को रिडेवलप करना है? 14,500 को। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? इस 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैड टू एग्री टू इम्प्लीमेंट एनईपी इन इट entirety and sign MOU. Then school eligible for selection were identified based on minimum benchmark using UDICE plus data. Finally, the selected school had to compete for the PM Shri status. पहले तो स्टेट या यूनियन टेरिटरी को एग्री होना होगा कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंटायरिटी पे, और साइन करना होगा MOU को। उसके बाद जो स्कूल एलिजिबल होंगे सिलेक्शन के लिए उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा मिनिमम बेंचमार्क के अनुसार उपयोग करके यूडाइस डाटा का। उसके बाद फाइनली जो सिलेक्टेड स्कूल होंगे उनको कंपीट करना होगा पीएम श्री स्टेटस के लिए। पैरामीटर क्या होगा सिलेक्शन के लिए? करिकुलम, पेडागोजी, असेसमेंट, एसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स लीडरशिप, इंक्लूसिव प्रैक्टिस एंड जेंडर इक्विटी, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड गवर्नेंस एंड बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन। तो जो पैरामीटर है जिसके अनुसार इसको सिलेक्ट किया जाएगा स्कूल को पीएम श्री के लिए, तो करिकुलम, पेडागोजी, असेसमेंट, एसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स लीडरशिप, इंक्लूसिव प्रैक्टिस एंड जेंडर इक्विटी, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड गवर्नेंस और बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन, ये सारे पैरामीटर है जिसके अनुसार सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सुप्रीम इनिशिएटिव।
तो हम जानेंगे सुप्रीम इनिशिएटिव के बारे में। Ministry of Science and Technology had launched the support for upgradation, preventive repair and maintenance of equipment Supreme Initiative to provide financial support for the upgradation and maintenance of analytical instrument facility. मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट सुप्रीम इनिशिएटिव को। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रोवाइड किया जा सके फाइनेंशियल सपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी एआईएफ को। ये एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी होता क्या है? दे आर स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी दैट प्रोवाइड एडवांस्ड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज for scientific investigation in various fields such as physical science, lab science, material science and engineering. ये आपके स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी होते हैं जो प्रोवाइड करता है एडवांस रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल एक्सपर्टाइज को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सारे फील्ड का, जैसे कि फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, मटेरियल साइंस या इंजीनियरिंग हो गया। सुप्रीम इनिशिएटिव का एम क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रिपेयर, अपग्रेडेशन, मेंटेनेंस, रेट्रोफिटिंग और एक्वायरिंग एडिशनल अटैचमेंट to increase the functional capability of existing analytical instrumentation facility. ये प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट, रिपेयर, अपग्रेडेशन, मेंटेनेंस, रेट्रोफिटिंग और एक्वायर कर रहा है एडिशनल अटैचमेंट को इंक्रीज करने के लिए फंक्शनल कैपेसिटी को एग्जिस्टिंग एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? Different facility created under the project with the support of DST only will be considered for funding support under the scheme. जो अलग अलग फैसिलिटी जिसको क्रिएट किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सपोर्ट के साथ DST के, उन्हीं को सिर्फ कंसीडर किया जाएगा फंडिंग सपोर्ट के लिए इस स्कीम के अंतर्गत। ऑल्सो यूजीसी रिकॉग्नाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एमंग अदर्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस स्कीम। और यूजीसी रिकॉग्नाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो भी एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। ड्यूरेशन क्या है इसका? ड्यूरेशन ऑफ सपोर्ट विल बी अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। जो ड्यूरेशन होगा सपोर्ट का वो जो पीरियड है उसके लिए 3 इयर्स का रखा गया है, 3 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। फंडिंग पैटर्न क्या होगा? द फंडिंग पैटर्न इन द स्कीम वुड बी 75:25 फॉर ऑल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट फॉर स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन फॉर विच 100% फंडिंग वुड बी कंसिडर। जो फंडिंग पैटर्न होगा स्कीम का वो 75:25 के रेशियो में होगा सारे प्राइवेट या गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन के लिए। सिर्फ जो आपके स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन है उनके लिए 100% फंडिंग होगा, उसको कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिग कैचअप इनिशिएटिव। तो हम जानेंगे बिग कैचअप इनिशिएटिव के बारे में। इंप्लीमेंटिंग पार्टनर कौन है इसके? WHO, यूनिसेफ, गावी, वैक्सीन अलायंस, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 एंड अदर हेल्थ पार्टनर, ये सारे इसके इंप्लीमेंटिंग पार्टनर है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका बिग कैचअप इनिशिएटिव का? कि बूस्ट किया जाए चाइल्डहुड वैक्सीनेशन रेट को और रिवर्स किया जाए जो डिक्लाइन हुआ था कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। टारगेट कंट्री की अगर हम बात करें तो 20 कंट्रीज है जिसमें कि भारत भी है, जहां पे 3/4 जो चिल्ड्रन है उन्होंने मिस किया वैक्सीनेशन को 2021 में। की एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कहा गया है स्ट्रेंथन करना होगा हेल्थ केयर वर्कफोर्स को, इंप्रूव करना होगा हेल्थ सर्विस डिलीवरी को, बिल्ड करना होगा डिमांड को वैक्सीन के लिए और एड्रेस करना होगा जो ऑब्स्टेकल है रिस्टोर करने के लिए इम्यूनाइजेशन को। करंट कवरेज क्या है? इन इंडिया फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज अमंग 12 to 23 month old children increased from an estimated 62% in 2015-16 to 76% in 2019-20। भारत में जो फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज है 12 से 23 मंथ ओल्ड चिल्ड्रन के लिए वो एस्टिमेटेड 62% था 2015-16 के समय पे, ये बढ़ के 76% हो गया 2019-20 के समय पे। इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 लॉन्च इन 2021। जो इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 है जिसको लॉन्च किया गया था 2021 पे, इसने सेट किया एक टारगेट को कि अवॉइड किया जाएगा 50 मिलियन वैक्सीन प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन को इस डिकेड में। इसका मकसद है कि रिड्यूस किया जाए जो नंबर है जीरो डेथ चिल्ड्रन का 50% तक और अचीव किया जाए 90% कवरेज सारे इसेंशियल वैक्सीन का जिसको कि दिया जाएगा चाइल्डहुड और एडोलेसेंट को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंगरिक्स पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट है, हम जानेंगे इसके बारे में। यह है क्या? तो GlaxoSmithKline GSK Pharma has announced the launch of Shingrix vaccine in India for the prevention of shingles, herpes zoster and post-herpetic neuralgia in adults age 15 year and above। तो आपका जो GlaxoSmithKline GSK Pharma है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च कर रहे हैं Shingrix वैक्सीन को। तो किसके द्वारा इस वैक्सीन को लॉन्च किया जा रहा है इंपॉर्टेंट है, तो GSK Pharma के द्वारा, ताकि प्रिवेंट किया जा सके शिंगल्स, हर्पेस जोस्टर और पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलॉजिया को एडल्ट में जिनका एज 15 ईयर या उनसे अबव है। शिंगल्स के बारे में जान लें। शिंगल्स इज ए वायरल इन्फेक्शन दैट कॉज पेनफुल रेस। जो सिंगल आपका एक वायरल इन्फेक्शन है जिसके कारण पेनफुल रेस आता है।
ये ऑकर हो सकता है कहीं पे भी हमारे बॉडी के। सिंगल जो है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है, सेम वायरस है जिसके कारण चिकन पॉक्स होता है। पर्पस क्या है इसका, तो प्रिवेंट करना सिंगल्स को और पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया को, एडल्ट जिनका एज 50 ईयर या उससे अधिक हो उनको। वायरस टारगेट की अगर हम बात करें तो वेरिसेला जोस्टर वायरस है जिसको टारगेट किया जाएगा। ये वर्ल्ड का पहला नॉन लाइव रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन होगा जिसको दिया जाएगा इंट्रामस्कुलरी 2 डोजेस में। अप्रूव किसके द्वारा किया गया है, तो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और यूरोपियन कमीशन के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। रिस्क की अगर बात करें तो वैसे इंडिविजुअल जिनका इम्यूनिटी वीक है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, इन सब के कारण तो सारे रिस्क ग्रुप में आता है। ये नॉन लाइव रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन होता है क्या है, ये आपका एक टाइप है वैक्सीन का जो कि बना हुआ है स्मॉल पीस ऑफ जर्म से, ना कि पूरे जर्म से, जिसके कारण डिजीज होता है। और इसका उपयोग किया जा रहा है स्टिमुलेट करने के लिए बॉडी के इम्यून सिस्टम को, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके रिस्पॉन्स को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.